हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है भारत में संसदीय व्यवस्था, कार्य एवं व्यवहार। भारत में संसदीय व्यवस्था, कार्य एवं व्यवहार ये एक टॉपिक है। वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। संसदीय व्यवस्था, भारत में संसदीय व्यवस्था। देखिए, आपको मैं ये बात बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और हमने संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली है या ब्रिटेन के संविधान से ली है, क्योंकि भारत में सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटेन या अंग्रेजों का शासन रहा। हम अंग्रेजों के उपनिवेश रहे, अतः उस समय इस शासन व्यवस्था को हमने बड़ी नज़दीकी से देखा था, इसके कार्यकारण को बड़ी नज़दीकी से देखा था। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था और भारत का संविधान बन रहा था, तो संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम किस प्रकार की शासन व्यवस्था को हमारे देश के लिए अपनाएं या चुनें। उस समय शासन व्यवस्थाओं के तीन रूप हमारे सामने विश्व में मौजूद थे। शासन व्यवस्थाओं के तीन रूप, एक तो स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका का रूप था, स्विस बहुल कार्यपालिका जिसे कहते हैं। एक अमेरिकी अध्यक्षीय व्यवस्था का रूप हमारे सामने था और एक ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का रूप हमारे सामने था। इन सभी का गहनता से अध्ययन किया गया और आखिर में निर्णय लिया गया कि हमें ब्रिटिश प्रकार की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। ये हमारे देश के लिए ज़्यादा सुविधाजनक व्यवस्था रहेगी। और चूंकि हमने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को उस समय प्रत्यक्ष रूप से उसके कार्यकरण को हमने देखा था। कई विद्वानों ने कई सारे मत दिए, लेकिन अंतिम रूप से तीन कारण ऐसे थे कि उन तीनों कारणों को मद्देनजर रखते हुए हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। पहला कारण था उत्तरदायी शासन, कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और हमें ऐसी शासन व्यवस्था चाहिए थी जिसमें उत्तरदायित्व की स्थिति हो, उत्तरदायित्व की भावना हो। शासन या सरकार, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जनता के प्रति या जनता की चुनी हुई संस्था विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। पहला कारण यह था। दूसरा कारण था संसदीय शासन व्यवस्था में लचीलापन। संसदीय शासन व्यवस्था में लचीलापन होता है, संविधान में संशोधन आसानी से हो सकता है, इसलिए इसको अपनाया। और तीसरा कारण था कि ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत हमने संसदीय शासन व्यवस्था के कार्यकरण को एवं अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, अतः हमें संसदीय शासन व्यवस्था की ओर जाना उचित समझा। ये बात हुई कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को किस प्रकार से अपनाया। अब अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेते हैं अर्थ। संसदीय शासन किसे कहते हैं, संसदीय शासन का अर्थ क्या होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें देश का नाम मात्र का प्रधान अलग होता है और वास्तविक प्रधान अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रदेश का नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। तो जिस शासन व्यवस्था में देश का नाम मात्र का प्रधान अलग होता है, वास्तविक प्रधान अलग होता है, उस वास्तविक प्रधान अलग होता है, उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संसदीय व्यवस्था के विपरीत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है, जैसा कि अमेरिका में है। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में देश का नाम मात्र का प्रधान एवं वास्तविक प्रधान एक ही होता है, वहाँ का राष्ट्रपति। दूसरी प्रमुख बात यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन या कार्यपालिका का निर्माण या सरकार का निर्माण संसद में से होता है, व्यवस्थापिका में से होता है।
हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री व्यवस्थापिका या संसद के सदस्य होते हैं, और व्यवस्थापिका या संसद के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री व मंत्रियों को चुना जाता है। अतः सरकार का गठन, कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका या संसद में से होता है। कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका या संसद जब चाहे तब सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पद से हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पद से हटा सकती है। और संसदीय शासन व्यवस्था में चूंकि कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है, अतः कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका, और हम यूँ कहें कि घनिष्ठ संबंध पाया जाता है क्योंकि जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, वही सरकार के सदस्य होते हैं। उन्हीं में से प्रधानमंत्री व मंत्री बनाए जाते हैं। अतः दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो मित्रों, संसदीय शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें देश का नाम मात्र का प्रधान एवं वास्तविक प्रधान अलग अलग होता है, जिसमें कार्यपालिका या सरकार का गठन संसद में से होता है, जिसमें कार्यपालिका या सरकार संसद या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसमें कार्यपालिका या सरकार को पद से हटाने की शक्ति व्यवस्थापिका के पास होती है। व्यवस्थापिका या संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद को कभी भी हटा सकती है। और जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, उसको संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में जब संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया तो 1952 में, अप्रैल 1952 में पहली बार संसद के चुनाव करवाए गए और राज्यसभा व लोकसभा का गठन किया गया। और 1952 से लेकर आज तक 2020 तक, 1952 से लेकर 2020 तक लगभग 70 साल हो गए। लगभग 70 साल तक भारतीय संसद व्यवस्था का कार्यकरण यदि हम देखें तो भारतीय संसद व्यवस्था उतार चढ़ाव के सारे समय को देखते हुए, कुछ कमजोरियों को भी देखते हुए, आज भारत का जो लोकतंत्र है वो एक सफलतम लोकतंत्र माना जाता है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था एक सफलतम शासन व्यवस्था मानी जाती है। हमारे यहाँ पर अभी तक के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2019 में जो चुनाव हुआ था पिछला, उस तक हमारे यहाँ पर सफलतापूर्वक संसदीय चुनाव हुए हैं। सफलतापूर्वक संसदीय चुनाव हुए हैं, सरकारों ने काम किया। यद्यपि संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण को देखते हुए कुछ बातें जो निकल कर आई हैं जिससे कि संसदीय व्यवस्था का ह्रास हुआ है, संसदीय व्यवस्था को नुकसान हुआ है, ऐसी कुछ प्रवृत्तियां भी हमारे सामने आई हैं। जैसे कुछ अवसरों पर राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति का जो आचरण रहा है वो विवादास्पद रहा है। राज्य केंद्र सरकारों के द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी पदच्युति की गई है। राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से पद से हटाया गया है अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके। अनुच्छेद 356 का प्रयोग रेयर स्थिति में होता है, राज्यों में कोई घोर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है तब होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने विरोधी दल की सरकारों को सत्ता से हटाने, उनको बर्खास्त करने के लिए 356 का प्रयोग किया, जिससे कई जगह संसदीय व्यवस्था का ह्रास हुआ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है कि संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ह्रास हमने देखा दल बदल में, चूँकि हमारे यहाँ पर दलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है, अनेक दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं और दलों में विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। किसी भी दल के साथ हम जुड़ते हैं तो उसकी विचारधारा से जुड़ते हैं, लेकिन भारत में दलीय व्यवस्था इस स्थिति में बहुत कमज़ोर रही है और हमारे यहाँ पर दल विदल की प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। यद्यपि 52 में संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल निषेध कानून बनाया गया था, लेकिन फिर भी दल बदल होते हैं।
और गठबंधन की राजनीति भी उभर कर आई है। वे गठबंधन की जो राजनीति है, पहले राज्य स्तर पर और अब केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति उभर कर आई है। और दो शक्तिशाली गठबंधन हमारे देश में पिछले 20 वर्षों से लगभग बने हैं। 1998 से हम कह सकते हैं कि बने हैं, एनडीए और यूपीए। गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? गठबंधन की राजनीति से तात्पर्य है कि लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना, किसी भी एक दल को उतनी सीटें नहीं मिलना जितनी सरकार बनाने के लिए आवश्यक हो, इसे त्रिशंकु संसद भी कहते हैं। तो आपस में कई छोटे बड़े दल मिलकर सरकार बना लेते हैं, इसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। लेकिन गठबंधन की राजनीति में अनेक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो क्षेत्रीय हित हावी हो जाते हैं, उन दलों के नेताओं के हित हावी हो जाते हैं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है, राष्ट्रीय मुद्दे कमज़ोर हो जाते हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता भी आती है। कई बार छोटे बड़े दलों के द्वारा अपना समर्थन वापस लेने से सरकारें गिर जाती हैं, मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता होती है, मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं बनती हैं, दलगत राजनीति हावी हो जाती है, क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, राष्ट्र निर्माण कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह राज्यपाल का पद भी संसदीय व्यवस्था में सदैव विवादों में रहा है। राज्यपालों के पदों का अवमूल्यन हुआ है। राज्यपाल दलीय व्यक्तियों को बनाया गया। राज्यपालों ने केंद्र सरकार के इशारे पर काम करना शुरू किया, मनमाने तरीके से राज्य सरकारों को परेशान करना शुरू किया, या राज्य सरकार और राज्यपाल के जो संबंध है वो कड़वाहट भरे रहे, दोनों के संबंधों में उतार चढ़ाव रहा, टकराव रहा। तो इन स्थितियों से हमारा संसदीय जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर हुआ। संसद और विधान मंडलों की जो कार्यप्रणाली है उसमें गुणात्मक ह्रास भी हुआ है। हम आए दिन देखते हैं कि संसद और विधानमंडलों की जो कार्यप्रणाली है, चूँकि संसद और विधानमंडलों के द्वारा देश के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगते हैं, सदस्य उग्र हो जाते हैं, चर्चा का वातावरण सकारात्मक नहीं रहता, उस तरह से संसदीय कार्यप्रणाली का ह्रास होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये कि इम्पोर्टेंट एक चीज़ और निकल कर आती है कि विधानमंडल की शक्ति का ह्रास हुआ क्योंकि कार्यपालिका ने अधिकांश विधि निर्माण के कार्यों को अपने हाथों में ले लिया। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसमें व्यवस्थापिका के संसद के बहुत से कार्य, नीति निर्माण के कार्य कार्यपालिका के पास चले गए, जिससे कि व्यवस्थापिका कमज़ोर हुई और कार्यपालिका शक्तिशाली हुई। राज्य मंत्रिमंडलों और कुछ अवसरों पर केंद्रीय मंत्रिमंडलों में भी सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव देखा गया। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव देखा गया। मंत्रियों के गलती करने के बाद भी प्रधानमंत्री उनकी गलती करने के बाद भी प्रधानमंत्री उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाता है, उनको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देता है। इस तरह की स्थितियों से राज्य मंत्रिमंडल का ह्रास हुआ। दलीय पद्धति संसदीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं रही। राजनीतिक दलों ने संसदीय व्यवस्था का ह्रास किया, संसदीय व्यवस्था के प्रति गहरी आस्था नहीं रखी और संसदीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया, जनता के जनादेश का आदर नहीं किया। वर्तमान स्थितियों में हम देखें तो चुनी हुई सरकारों को भी गिरा दिया जाता है, दल बदल के द्वारा सदस्यों को अपनी तरफ मिला लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रवृत्तियां हमने देखी जिससे हमारी संसदीय व्यवस्था का ह्रास भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था ने अपनी दृढ़ता के साथ, सुदृढ़ता के साथ, व्यवस्था के साथ, दलीय व्यवस्था के साथ संसदीय व्यवस्था को मजबूत भी किया है, लोकतंत्र को मजबूत भी किया है। और वर्तमान में संसदीय व्यवस्था को और शक्तिशाली बनाने के कई सारे सुझाव दिए जाते हैं, जिस तरह से दल बदल पर रोक लगाई जानी चाहिए, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए, जातिवाद क्षेत्रीयतावाद के मुद्दों को कमज़ोर किया जाना चाहिए,
कमज़ोर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग आते हैं उनको रोकना चाहिए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। अपराध प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में आने पर रोक लगानी चाहिए। धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव प्रभावित नहीं होने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने चुनाव सुधार पर गठित समितियां आपको समझाई, उनकी सिफारिश आपको समझाई। उन सब ने चुनाव में सुधार कैसे हो सकता है इस पर अपने मत दिए। तो हमें संसदीय व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी युवा वर्ग की होती है। युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा युवा वर्ग अपने मत के मूल्य को समझे, राष्ट्र निर्माण के पक्ष में, अच्छे मुद्दों के पक्ष में, शिक्षा रोजगार के पक्ष में, आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में, सुधार के पक्ष में अपना मतदान करे। तो हमारी संसदीय व्यवस्था और सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। हमारा लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। इन बातों का ध्यान हमें रखना है।